ये कहानी है दो औरतों की, झिनुक और शहाना। झिनुक जो रोज की घर गृहस्थी, पति की बकबक और उसके इंसल्ट से थक हार चुकी थी, ऊपर से मुस्कुराती है पर अंदर से टूट चुकी है। दूसरी है शहाना, बाहर से ग्लैमरस लाइफ, पार्टीज, चमक दमक, लेकिन अंदर से खोखली। बातों ही बातों में मजाक में दोनों बोलती हैं, यार अपने पतियों को मार डालते हैं, बस यही मजाक सच में हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम झिनुक को देखते हैं, जो एक डबिंग आर्टिस्ट है। वो हिंदी सीरियल या मूवी में बंगाली में डब करके आवाज देती है। झिनुक की रिकॉर्डिंग का काम हमेशा रात को ही होता था, इसलिए वो रोज रात भर स्टूडियो में रहती थी और सुबह घर लौटती। झिनुक का पति गोपाल एक बेरोजगार आदमी है। वो कोई काम काज नहीं करता, सारा दिन मोहल्ले में घूमता है और पूरी रात शराब पीता है। घर का सारा खर्च झिनुक अकेले चलाती है, यहाँ तक कि गोपाल की शराब के पैसे भी झिनुक को ही देने पड़ते हैं। झिनुक अपने मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पूरी रात काम करके जब वो सुबह घर लौटती तो देखती है कि उसका पति गोपाल एक डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ है। कभी कभी तो झिनुक सोच में पड़ जाती है कि कहीं आदमी जिंदा है या मर गया। अब वो परेशान हो चुकी थी। अगर सिर्फ इतना ही होता तो शायद झिनुक की जिंदगी अच्छी कट जाती, लेकिन शराब के नशे में डूबा गोपाल झिनुक के पैसों से शराब पीकर झिनुक पर ही लगातार अत्याचार करता था। वो उसे इंसल्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ता। झिनुक ये सबसे परेशान हो गई थी और फिर वो एक न्यूज़पेपर में एड देखकर उसकी जिंदगी में एक भयानक मोड़ आता है। एक सुबह काम खत्म करके घर लौटने पर झिनुक न्यूज़पेपर में एक कुकिंग वर्कशॉप का एड देखती है। ये 3 दिन का वर्कशॉप है जिसमें कुछ खास खाने की रेसिपी सिखाई जाएगी, लेकिन इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए काफी पैसे भी देने पड़ेंगे। झिनुक की बहुत इच्छा होती है कि वो इस वर्कशॉप में भाग ले। उसने अपने बचाए हुए पैसे किचन में छुपा कर रखे थे। वो चेक करती है कि पैसे सही सलामत है या नहीं। पैसे ठीक देकर वो राहत महसूस करती है और उस कुकिंग वर्कशॉप में ज्वाइन करने का फैसला करती है। अगले दिन झिनुक उस वर्कशॉप में चली जाती है। वहाँ पर और भी कई सारी औरतें थी। वहाँ साजिद सबको वेलकम करता है। सबसे आखिर में झिनुक पहुंचती है। सभी टेबल लगभग भरी हुई थी, केवल एक टेबल और एक कुर्सी खाली थी। झिनुक इजाजत लेकर वहां बैठ जाती है। उस टेबल पर शहाना नाम की एक औरत बैठी थी। वो आगे बढ़कर झिनुक से खुद को इंट्रोड्यूस करती है। शहाना को देखकर पता चलता है कि वो किसी अमीर घर की बहू है और झिनुक तो मेहनत करने वाली एक साधारण औरत। इसीलिए वो शुरू में शहाना से थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस करती है, लेकिन शहाना का बिहेवियर काफी अच्छा था, इसलिए बहुत ही कम समय में उसकी और झिनुक की दोस्ती हो जाती है। खाना बनाना शुरू करते समय झिनुक बहुत एक्साइटेड होकर कहती है, मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं ऐसे ही एप्रॉन पहनकर एक लग्जरियस किचन में खाना बनाऊंगी और मेरा एक सपना है कि एक दिन मेरा खुद का एक रेस्टोरेंट होगा, लेकिन मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। जिंदगी की इतनी सारी जिम्मेदारियों के नीचे मेरे सपने दब गए हैं। मेरा पति कुछ करता ही नहीं, इसीलिए मैं डबिंग करके घर चलाती हूँ। शहाना कहती है कि सपने का मतलब ही तो वही है, जो चीज हाथ ना लगे, फिर भी सपना देखना अच्छी बात है। ये बात सुनकर झिनुक को अच्छा लगता है। इसके बाद शहाना झिनुक की तरफ अच्छे से देखती है। उसके बालों पर बड़े प्यार से हाथ फेर कर कहती है, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, पर अगर थोड़ा काट लो, छोटे कर लो तो और भी सुंदर लगोगी। बाल छोटे करने से तुम्हारी आंखें अच्छे से दिखेंगी। इतनी सुंदर आंखें छुपाकर मत रखो, अपनी सुंदरता जाहिर करो। शहाना की बात सुनकर झिनुक उसी दिन बाल कटवाकर छोटे कर लेती है। काम के प्रेशर में वो खुद को खो चुकी झिनुक अब अपनी देखभाल करना शुरू करती है। अगले दिन झिनुक सज धज कर काम पर जाने के लिए निकलती है। घर से निकलते ही गोपाल उसे रोक लेता है, जो चाय की दुकान पर गप्पे मार रहा था। सबके सामने झिनुक का मजाक उड़ाते हुए गोपाल पूछता है, इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? झिनुक बोलती है, डबिंग सेशन है। गोपाल गंदा इशारा करते हुए बोलता है, काम के नाम पर कहीं और जा रही हो क्या? सिर्फ डबिंग करती हो या कुछ और भी? गोपाल की बातों से परेशान होकर झिनुक उसे हटाकर जाने लगती है। ये सुनते ही गोपाल गुस्से में आकर सबके सामने झिनुक के गाल पर थप्पड़ मार देता है। इतने लोगों के सामने झिनुक पूरी तरह से सन्न रह जाती है। वो खुद को संभाल कर जल्दी से वर्कशॉप चली जाती है। वहाँ शहाना उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछती है, क्या हुआ? झिनुक रोने लगती है, बताती है, मेरे पति मुझे इंसान मानते ही नहीं। वो हमेशा मुझे टॉर्चर करते हैं, लेकिन आज रास्ते के बीच में उन्होंने जो किया वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। शहाना उसे तसल्ली देती है और अपनी कहानी बताती है। शहाना के पति अर्जुन एक बहुत बड़े IVF सर्जन है। उसके पास घर, गाड़ी, गहने सब कुछ है, पर अर्जुन के पास समय और प्यार ही नहीं है। शहाना रोते हुए कहती है, मेरे पास सब कुछ है, बस बात करने वाला एक इंसान नहीं। उस दिन घर लौटकर झिनुक गोपाल को बताती है कि उसने उसकी नौकरी के लिए एक आदमी से बात की। गोपाल फिर गंदा इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें तो बाजार में बेच दिया मैंने, अब मैं क्या काम करने जाऊंगा? झिनुक कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? गोपाल गुस्से में बोलता है, तुम फिर किस बात की पत्नी हो? जो लड़की एक बच्चा
नहीं दे सकती वो पत्नी होती है क्या? तुम असल में मेरी जिंदगी का एक अभिशाप हो। झिनुक चुपचाप गोपाल के इस बर्ताव को सहन कर लेती है। अगले दिन वर्कशॉप के आखिरी दिन झिनुक बहुत खुश थी। तभी शाहाना के पास पति अर्जुन का कॉल आता है। अर्जुन बताता है कि उसे शाहाना के सारे बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए क्योंकि उसने एक महंगा डायमंड ब्रेसलेट खरीदा था। शाहाना रोते हुए झिनुक को बताती है कि अर्जुन ऐसे दबा दबा कर मुझे मार डालेगा। झिनुक उसे तसल्ली देते हुए मजाक में बोलती है, चलो एक काम करते हैं, मेरे पति को तुम मार दो और तुम्हारे पति को मैं मार देती हूँ, दोनों खत्म हो जाएंगे, तब जाकर हमें आराम मिलेगी। शाहाना हैरान होती है तो झिनुक हंसते हुए कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद झिनुक खुलकर हंसती है और शाहाना चुपचाप उसे देखती रहती है। अगले दिन झिनुक के घर में छोटा मोटा तूफान आ जाता है। गोपाल को पता चलता है कि झिनुक कुकिंग वर्कशॉप गई थी और उसमें ज्वाइन करने के लिए 1000 खर्च किया। गोपाल घर में तोड़फोड़ शुरू कर देता है। गोपाल पूछता है, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? जरूर चोरी की है। झिनुक कहती है, मैंने अपनी कमाई के पैसे खर्च किए हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? गोपाल गुस्से में झिनुक को मारने लगता है और बालकनी में ले जाकर ऊपर से फेंकने की धमकी देता है। झिनुक अब ये सभी चुपचाप सहन करती रहती है। शाम को झिनुक डबिंग के लिए स्टूडियो जाती है। काम जल्दी खत्म होने पर वॉइस रिकॉर्डर रॉनी बहुत खुश होता है। अब झिनुक को वहां सुबह तक इंतजार करना था, इसलिए रॉनी उसे पास के एक कॉफी शॉप में चलने को बोलता है। वो बहाना बनाकर टाल देती है क्योंकि गोपाल उस पर बहुत शक करता था। सुबह होने पर झिनुक बस से घर लौटती है, लेकिन घर पहुंचते ही वो देखती है कि घर के सामने बहुत भीड़ लगी है और पुलिस भी आई हुई है। झिनुक आगे जाती है तो देखती है गोपाल का खून से लथपथ और बेजान शरीर नीचे पड़ा हुआ है। बालकनी से गिरकर गोपाल की मौत हो गई। गोपाल को इस हालत में देखकर झिनुक हैरान होती है, लेकिन उसे जरा भी दुख नहीं होता। वो शांति से घर के अंदर जाती है, दरवाजा बंद करती है, चाय बनाती है और चुपचाप अपने हाथ से शाखा और चूड़ियां उतार देती है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर भूपेन झिनुक को थाने में बुलाकर स्टेटमेंट लेता है। झिनुक शांति से सारे सवालों के जवाब देती है। भूपेन पूछता है, आपको क्या लगता है, आपके पति की मौत एक्सीडेंट है या कुछ और? झिनुक कहती है, एक्सीडेंट ही तो लग रहा है। भूपेन कहता है, हमें भी यही लगता है। इसके बाद वो झिनुक को जाने देते हैं। घर लौटकर झिनुक सोचने लगती है, गोपाल के साथ ये सब कैसे हुआ? उसे याद आता है कि उसने शाहाना के सामने मजाक में कहा था, मेरे पति को तुम मार दो और तुम्हारे पति को मैं मारती हूँ। अब ये याद करके झिनुक थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन झिनुक आज बहुत खुश है। वो पूरी तरह से आजाद है। वो अपना पसंदीदा खाना बनाती है, नीले रंग की साड़ी पहनकर बारिश में भीगती है। फिर एक दिन झिनुक की मुलाकात शाहाना से होती है। शाहाना फुसफुसाकर कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम अपना काम कब करोगी बताओ? गोपाल को खत्म कर दिया ना, अब तुम अर्जुन को मारोगी, हमारे बीच डील हुई थी है ना? शाहाना की बात सुनकर झिनुक सन रह जाती है। उसे अर्जुन का खून करना होगा, ये सोचकर तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। जब झिनुक घर पहुंचती है तो देखती है भूपेन आया हुआ था जहां गोपाल का शरीर गिरा था। भूपेन वहीं लेटकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि गोपाल ने जानबूझकर छलांग लगाई थी या वो दुर्घटना से गिर गया था। भूपेन झिनुक से एक कप दूध पीने के लिए मांगता है। दूध पीते हुए वो कहता है, हो सकता है किसी ने गोपाल को धक्का दिया हो और अगर ऐसा हुआ तो पूरा केस ही बदल जाएगा। झिनुक पूछती है, आपको क्या लगता है गोपाल को किसी ने मारा है? भूपेन कहता है, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। झिनुक कहती है, आप शायद केस को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। भूपेन बोलता है, केस के बारे में सोचने के अलावा मेरे पास और कोई काम थोड़ी है। फिर वो चला जाता है। इससे पहले ही भूपेन ने अपने जूनियर ऑफिसर कानाई को गोपाल के घर और झिनुक को स्टूडियो के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहा था ताकि वो झिनुक की रूटीन को चेक कर सके। कानाई भूपेन को बताता है कि झिनुक की रूटीन एकदम साफ है, कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। झिनुक रात 10 बजे स्टूडियो में घुसी थी और अगले दिन सुबह 6 बजे वहां से निकली और पूरी रात वो स्टूडियो में ही थी। भूपेन कहता है, सब कुछ इतना क्लियर है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मुझे लगता है ये झिनुक बहुत चालाक है, कुछ ना कुछ छुपा रही है। इसके बाद भूपेन कानाई को गोपाल के बैकग्राउंड की अच्छे से छानबीन करने को बोलता है और झिनुक के बारे में भी जांच पड़ताल करने को बोलता है ताकि पता चल सके कि शादी से पहले या बाद में किसी और लड़के के साथ झिनुक का कोई कनेक्शन था या नहीं। घर लौटकर भी भूपेन केस के बारे में ही सोच रहा था। उधर झिनुक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही थी, लेकिन तभी उसके मन के अंदर अभी भी सिर्फ शाहाना की बातें घूम रही थी। वो किसी भी तरह से अर्जुन को मारने के लिए तैयार नहीं थी। ये सब सोचते सोचते ही वो अनजाने में अर्जुन का नाम चिल्लाकर उठती है। ये बात रॉनी को थोड़ी अजीब लगती है। रॉनी उसे समझाकर शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन झिनुक उसे टालकर फिर से रिकॉर्ड करने चली जाती है। सुबह सुबह झिनुक घर लौटकर थक कर सो जाती है। कुछ देर बाद दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। वो दरवाजा
खोलती है तो एक आदमी उसे एक पार्सल देकर चला जाता है। वह पार्सल खोलते ही देखती है कि उसके अंदर एक महंगा स्कार्फ और एक चिट्ठी है जिस पर लिखा है, तुम्हें तुम्हारी नई और आजाद जिंदगी के लिए शुभकामनाएं, अब मुझे मुक्त करने की बारी है। ये देखकर झिनुक समझ जाती है कि ये पार्सल शाहाना का था। झिनुक बहुत डर जाती और तुरंत थाने पहुंच जाती है, लेकिन थाने में उस समय भूपेन नहीं था और कानाई फोन पर बिजी था। झिनुक उसे बार बार बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कानाई उस पर ध्यान नहीं देता। एक समय पर झिनुक गुस्से में वहां से उठकर जा रही थी, तभी अचानक वहां पर भूपेन आ जाता है। हालांकि झिनुक उसे कुछ बताए बिना तेज बारिश में थाने से बाहर निकल जाती है। सड़क के किनारे खड़े होते ही अचानक शाहाना छाता लिए उसके पास आकर खड़ी होती है। उसे देखकर तो झिनुक का डर और कई गुना बढ़ जाता है। शाहाना बहुत ही शांति से झिनुक को धमकी देती है। वो कहती है कि अगर झिनुक उसके बारे में पुलिस को कुछ भी बताती है तो वो भी झिनुक के बारे में सब कुछ बता देगी, क्योंकि एक दूसरे के पति को मारने का विचार तो सबसे पहले झिनुक ने ही दिया था, जिसका रिकॉर्ड सीसीटीवी में मिल जाएगा। शाहाना उसे ये भी बताती है कि उसने उस रात गोपाल की शराब में जाइलोमा नींद की दवा मिला दी थी, इसी वजह से उस रात गोपाल को मारना इतना आसान हुआ था। ये सुनकर झिनुक तब डर कर कहती है, विश्वास करो मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया और कुछ भी नहीं कहूंगी। शाहाना कहती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम दोनों सेफ हैं, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम जल्दी से मेरा काम कर दो। ये कहकर वो झिनुक के हाथ में अपना छाता पकड़ाकर चली जाती है। ठीक उसी समय भूपेन दरवाजे पर आकर देखता है कि झिनुक थाने के बाहर ही खड़ी थी। हालांकि वो कुछ कहे इससे पहले ही झिनुक वहां से चली जाती है। घर लौटकर झिनुक किचन में खाना बना रही थी, तभी अचानक छत से पानी टपकने लगता है। पहले तो वो इस बात को नजरअंदाज करती है, लेकिन अगले ही पल छत फटकर उसके सिर पर तेज धार में पानी गिरने लगती है। असल में ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। शायद इस बात से ये दर्शाया गया है कि छोटे छोटे इशारों को नजरअंदाज करके झिनुक कोई बड़ी गलती कर रही है, जिसका नतीजा बहुत भयंकर हो सकता है। खैर, अगले दिन कानाई जब गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भूपेन को देता है तो बंगाली में ट्रांसलेट करके बताता है कि शराब की मात्रा बहुत ज्यादा थी, इसीलिए गोपाल फिसल कर गिर गया। लेकिन भूपेन को ये बात सही नहीं लगती। वो कानाई से ओरिजिनल इंग्लिश रिपोर्ट पढ़वाता है तो पता चलता है कि गोपाल के शरीर में सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि नींद की दवा भी थी। भोपाल तुरंत झिनुक के घर पहुंच जाता है और पूछता है, क्या गोपाल कोई नींद की दवा लेता था? दवा का नाम सुनकर झिनुक घबरा जाती है और शाहाना की बात याद करके खुद ही जाइलोमा टैबलेट्स का नाम लेती है। भूपेन का शक और बढ़ जाता है, क्योंकि उसने तो किसी दवा का नाम लिया ही नहीं था। भूपेन के जोर देने पर झिनुक बताती है कि गोपाल उसे बहुत टॉर्चर करता था और इंसान तो मानता ही नहीं था। इसके बाद झिनुक एकेडमी जाकर शाहाना की सहेली से मिलती है। सहेली बताती है कि शाहाना झूठ बोल रही है, अर्जुन तो बहुत अच्छा इंसान है, प्रॉब्लम तो शाहाना में है। वो उसे वार्निंग देती है कि शाहाना लोगों को नुकसान देकर खुश होती है और वो मौसमी नाम की एक प्यारी लड़की को बहला फुसलाकर इस्तेमाल पहले भी कर चुकी है, जो बाद में गायब हो गई। सहेली झिनुक को शाहाना से दूर रहने को बोलती है। झिनुक समझ जाती है कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। उधर भूपेन स्टूडियो में रोनी से मिलने पहुंचता है। रोनी बातों के जाल में फंसकर बता देता है कि रिकॉर्डिंग के दौरान झिनुक अचानक अर्जुन का नाम लेकर चिल्ला रही थी। भूपेन अब सोचने लगता है कि ये अर्जुन कौन हो सकता है। दूसरी तरफ झिनुक घर लौटकर गोपाल की तरह शराब पीने की कोशिश करती है, पर खांसने लगती है। तभी वो इमेजिन करने लगती है कि गोपाल के साथ क्या हुआ होगा। वो सोचती है कि शाहाना दोस्त बनकर आई होगी, गोपाल की शराब में नींद की दवाई जाइलोमा मिलाई होगी। जब गोपाल नशे में बहक गया होगा तो शाहाना उसे बहका कर बालकनी में ले गई होगी और फिर अचानक धक्का देकर नीचे गिरा दिया होगा। ये सब सोचते सोचते तो उसका दिमाग खराब होने लगता है। दूसरी तरफ भूपेन उस रात थोड़ा जल्दी घर लौट आता है। उसकी माँ मजाक करती है, आज सूरज किस तरफ से उगा है। भूपेन उन्हें झिनुक के केस के बारे में बताता है। वो कहता है कि कोई सुराग नहीं मिल रहा, इसीलिए वो ड्रिंक करना चाहता है। उसकी माँ कहती है, तेरे पापा को भी तो मैं इसी तरह ड्रिंक बनाकर देती थी और वो उसे पीकर मुझे बहुत ही ज्यादा पीटते थे। ये सुनकर भूपेन चुप हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ भी झिनुक की तरह डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी। इस बीच झिनुक शाहाना का दिया हुआ स्कार्फ ओढ़कर आईने में खुद को देख रही थी, लेकिन उसे अपनी जगह शाहाना का चेहरा दिखाई देता है। अब तो शाहाना धीरे धीरे उसके दिमाग पर कब्जा कर रही है। वो सपने में देखती है कि वो एक कुकिंग कंपटीशन में है, जहां उसने अपनी मास्टरपीस डिश पेश की है, जो अर्जुन का कटा हुआ सिर था। ये देखते ही झिनुक नींद से जाग जाती है। जागते ही अखबार वाला उसे अखबार दे जाता है। झिनुक पेपर खोलती है तो अंदर बहुत सारे सिनेमा हॉल के टिकट मिलते हैं। वो समझ जाती है कि ये शाहाना का काम है। झिनुक चुपचाप सिनेमा हॉल पहुंच जाती है। वहां शाहाना उसके पीछे आकर कहती है, तुम ना बहुत आलसी हो, तुम्हें भी तुम्हारे पति की तरह थोड़ा धक्का देना पड़ेगा। शाहाना उसे अर्जुन की सारी डिटेल्स बता देती है और जल्दी से काम खत्म करने को बोलती है। झिनुक कुछ कहना
रहना चाहती है, लेकिन शाहाना वहां से चली जाती है। अगले दिन झिनुक अर्जुन पर रिसर्च करने की कोशिश करती है, लेकिन इंटरनेट में दिक्कत होती है। वह अचानक स्टूडियो पहुंच जाती है और रॉनी से कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए मदद मांगती है। झिनुक वहां अर्जुन के बारे में रिसर्च करती है। उसका काम खत्म होने से पहले ही रॉनी वहां आ जाता है। स्क्रीन पर अर्जुन की तस्वीर देखकर रॉनी को थोड़ा खटकता है। झिनुक बात को टालकर निकल जाती है। रॉनी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करता है और अर्जुन का नाम देखकर वो तो चिंता में पड़ जाता है। इधर भूपेन अभी भी झिनुक के बारे में ही सोच रहा था। कनाई उसे बताता है कि ये एक्सीडेंट का केस था, लेकिन भूपेन को दवा के नाम का पता चलने पर शक होता है। तभी रॉनी का कॉल आता है। वो भूपेन को बताता है कि झिनुक उसके स्टूडियो में आकर अर्जुन पर रिसर्च कर चुकी है। रॉनी झिनुक की मदद करने के लिए भूपेन से गुजारिश करता है। अगले दिन झिनुक अर्जुन का पीछा करने निकल पड़ती है और उसके पीछे पीछे भूपेन और कनाई भी जाते हैं। अर्जुन एक अपार्टमेंट की ओर जाता है और झिनुक भी उसका पीछा करती है। गार्ड्स उसे रोकता है तो झिनुक झूठ बोलती है कि वो 5वीं मंजिल पर नौकरानी का काम करती है और खुद को पुष्पा बताती है। झिनुक अंदर जाकर 10वीं मंजिल पर अर्जुन को एक लड़की से मिलते देखती है, जिससे साफ पता चलता है कि उसका अफेयर चल रहा है। लड़की के जाते ही झिनुक बाहर निकलती है। तभी उसका सामना भूपेन से होता है। भूपेन झिनुक से कहता है, आप अपने घर से इतनी दूर चली आई, क्या कर रही है यहाँ पर? झिनुक झूठ बोलती है कि वो यहाँ पर बिल्लियां देखने के लिए आई थी। भूपेन उसका झूठ पकड़ लेता है और उसे जाने देता है और कहता है कि वो अपराधियों को पकड़ने में बाधा न बने। रात को झिनुक स्टूडियो में जाती है। वहाँ रॉनी उसे एक बड़े क्लाइंट से मिलवाता है और वो क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि शाहाना है। अकेले में शाहाना झिनुक से अर्जुन को मारने के लिए बोलती है। झिनुक मना करती है क्योंकि वो खूनी नहीं बन सकती और तलाक लेने का रास्ता बोलती है। शाहाना मना करती है और अर्जुन के डायबिटीज का नया प्लान देती है। अर्जुन के इंसुलिन में जहर मिलाना होगा। इधर भूपेन दवा दुकानदार निताई से पूछता है क्या उसने गोपाल को जाइलोमा दी थी। निताई बताता है कि वो दवा उसकी दुकान पर नहीं बिकती, जिससे भूपेन का शक पक्का हो जाता है कि किसी और ने गोपाल की शराब में नींद की दवा मिलाई थी। अगले दिन झिनुक जहर लेकर अर्जुन के अपार्टमेंट में घुस जाती है। वो इंसुलिन में जहर डालने लगती है, पर अर्जुन की पिछली रात की मदद याद करके रुक जाती है। वो वापस जाने वाली होती है, तभी अर्जुन के लैपटॉप पर एक मैसेज आता है। झिनुक लैपटॉप चेक करती है और उसे कम उम्र की लड़कियों की बहुत सारी तस्वीरें और मेडिकल रिपोर्ट्स मिलती हैं। झिनुक उन सभी सबूतों की तस्वीरें अपने फोन में खींच लेती है और अर्जुन के बाथरूम से बाहर आने से पहले भाग निकलती है। झिनुक सीधे भूपेन के पास जाती है और उसे तस्वीरें दिखाती है। भूपेन खुलासा करता है ये तो इंटरनेशनल ऑपरेशन है। अर्जुन डॉक्टर बनकर ह्यूमन एम्ब्रायो का अवैध व्यापार और लड़कियों की तस्करी करता था। भूपेन ये भी बताता है कि अर्जुन ने शाहाना के अपने बच्चे को इसी तरह तस्करी कर दिया था, इसीलिए शाहाना का नाम भी इस लिस्ट में है। झिनुक हैरान होती है कि शाहाना भी एक शिकार है। भूपेन कहता है कि फोन की तस्वीरें कोर्ट में काम नहीं करेगी, इसलिए उन्हें और सबूत और शाहाना की गवाही की जरूरत है ताकि गोपाल की मौत को भी इस केस से जोड़ा जा सके। इसके बाद झिनुक शाहाना का पता जानने के लिए वो स्कार्फ लेकर स्कार्फ की दुकान पर जाती है। शाहाना ने असल में वो स्कार्फ उसी दुकान से लिया था। झिनुक किसी तरह उस दुकान से शाहाना का पता ले लेती है। इसके बाद रात में वो शाहाना के घर के सामने जाती है। कुछ देर बाद शाहाना घर लौटती है तो वहाँ झिनुक को देखती है। इसके बाद शाहाना झिनुक को लेकर एक जगह जाकर बैठती है। वो झिनुक से कहती है इस बार भी तुम नहीं कर पाई ना। झिनुक कहती है शाहाना तुम अर्जुन को जो समझ रही हो वो नहीं है। शाहाना कहती है तो क्या वो तुम्हें भी मैनेज कर चुका है। झिनुक कहती है मैं अर्जुन के अपार्टमेंट में दोबारा गई थी। शाहाना कहती है तो वहाँ क्या मिला तुम्हें। फिर से एक नई लड़की मिली होगी, ये तो मैं जानती हूँ। झिनुक कहती है तुम जो सोच रही हो ये तो बहुत छोटी बात है, मामला इससे बहुत बड़ा और गड़बड़ वाला है। तुम्हारा पति अर्जुन एक क्रिमिनल है। ये सुनकर शाहाना हंसने लगती है। झिनुक कहती है अर्जुन का जो क्लिनिक सॉल्ट लेक में है IVF वाला, वो असल में इलीगल है। वो लड़कियों का एम्ब्रायो लेकर देश विदेश में तस्करी करके घूमता है। कम उम्र की लड़कियों के शरीर में हार्मोन इंजेक्ट करके इन सब के लिए तैयार करता है और इनमें से कुछ लड़कियों को गर्लफ्रेंड के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। झिनुक आगे कहती है कि वो औरतों के भ्रूण हार्वेस्ट करता है और कोई विदेशी कपल आते हैं तो इन्हीं बच्ची लड़कियों को सरोगेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शाहाना झिनुक की इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती। वो कहती है तुम ये सब क्या मनगढ़ंत बोल रही हो। झिनुक कहती है मैं कुछ भी नहीं बोल रही। अर्जुन के लैपटॉप में मैंने खुद सब कुछ देखा। वहाँ एक दो औरत नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियां थी। उनकी तस्वीरें, रिकॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ था। झिनुक शाहाना से पूछती है तुम्हें याद है तुमने अपना बच्चा कैसे खोया था। शाहाना कहती है मैं कैसे भूलूंगी झिनुक। अर्जुन ने आकर मुझे बताया कि हमारा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया और फिर मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी और इसके बाद से ही तो मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। झिनुक कहती है बच्चा अर्जुन का तो था। शाहाना कहती है अर्जुन का स्पर्म काउंट बहुत कम था। वो बायोलॉजिकली
फाइनेंशियली पिता नहीं बन सकता था, इसीलिए सरोगेट से बच्चा लिया था। झीनू कहती है गोपाल को भी यही समस्या थी, स्पर्म काउंट कम था। शाहाना कहती है मेरी अर्जुन से मुलाकात क्लिनिक में हुई थी, मैं उसकी पेशेंट बन गई थी, मैं एक सिंगल मदर बनना चाहती थी। झीनुक तब अपने फोन में एक परिवार की तस्वीर निकालकर शाहाना को दिखाती है जो उसे अर्जुन के लैपटॉप से ली थी। वो देखकर शाहाना कहती है ये कौन है। झीनुक वहाँ एक छोटे बच्चे को दिखाते हुए कहती है ये तुम्हारा बच्चा है, अर्जुन ने तुम्हारे भ्रूण को चुराकर स्वीडन में तस्करी कर दिया, बच्चा वहीं पैदा हुआ। ये सुनकर शाहाना बहुत हैरान होती है, वो उस बच्चे की तस्वीर लेकर रोने लगती है। रात में शाहाना अपने बच्चे को वापस पाने के लिए किसी तरह स्वीडन के उस आदमी का नंबर जुटाती है, उसे कॉल करती है और अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती है, लेकिन वो आदमी सिर्फ स्वीडिश भाषा जानता था, इसीलिए वो शाहाना की भाषा समझ नहीं पाता और फोन काट देता है। शाहाना तब स्वीडिश चाइल्ड सर्विस को कॉल करके कहती है मैं इंडिया से कॉल कर रही हूँ, मुझे लगता है मेरी बेटी स्वीडन में है, मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया गया। चाइल्ड सर्विस से पूछा जाता है क्या आपके पास एडॉप्शन या फिर ट्रांसफर का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। शाहाना उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मेरे साथ जो भी हुआ वो इल्लीगल था, मेरे पति ने मुझसे छीनकर मेरे बच्चे को तस्करी कर दिया, लेकिन चाइल्ड सर्विस बताती है मैं समझ रही हूँ, लेकिन किसी भी तरह के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। यह कहकर चाइल्ड सर्विस वाले फोन काट देते हैं। शाहाना पागल जैसी हो जाती है, वो बच्चे की तस्वीर पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। बेचारी इतनी दिन वो जानती थी कि उसका बच्चा मर गया, लेकिन अब सच जानने के बाद वो अपने बच्चे को पाने के लिए पागल हो जाती है। लेकिन शाहाना को भी किसी भी तरह से किसी की मदद नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो अपने बच्चे की तस्वीर को सीने से लगाकर लाचार की तरह रोते रहती है। इसके बाद झीनुक और भूपेन मिलकर अर्जुन को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन प्लान के मुताबिक झीनुक बहुत सुंदर से तैयार होकर भूपेन को लेकर अर्जुन के क्लिनिक जाती है। वो एक कपल बनकर अर्जुन की अपॉइंटमेंट लेते हैं। कुछ देर बाद भूपेन और झीनुक को अर्जुन के केबिन में बुलाया जाता है। अर्जुन कहता है आप लोग विदेश से मुझसे मिलने आए हैं ना, मैंने सुना है कि आप आज रात को ही मलेशिया वापस जा रहे हैं। भूपेन कहता है लेकिन उससे पहले सोचा आपसे मिलकर जाऊं, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। अर्जुन पूछता है मैं आप लोगों की कैसे मदद कर सकता हूं। भूपेन कहता है कि हम कुआलालंपुर में रहते हैं, हम 10 साल से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। हमने मलेशिया की बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट फैसिलिटी सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन वहाँ लीगल मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सब कह रहे हैं कि आपके पास आएंगे तो आप कोई ना कोई मदद कर पाएंगे। अर्जुन कहता है यहाँ आना कभी वेस्ट नहीं होता, कभी कभी थोड़ा अलग तरीके से अप्रोच करने की जरूरत होती है, खासकर हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। भूपेन की शर्ट में एक माइक्रोफोन लगा था और इधर रोनी और कानाई कार में बैठकर उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहे थे। अर्जुन कहता है दुनिया बहुत छोटी हो गई है, लेकिन नियमों और कानून की दीवारें बहुत ऊंची हो गई हैं। मेरी स्पेशलिटी उन ऊंची दीवारों के दरवाजे और खिड़कियां ढूंढना है। हम बॉर्डर में विश्वास नहीं करते, बस सॉल्यूशन में विश्वास करते हैं। अर्जुन तब अपने बिजनेस के बारे में डिटेल में बताना शुरू करता है। वो कहता है आप लोगों का केस बहुत ही इजी है। अर्जुन यहीं पर सरोगेसी की बात करता है। वो कहता है ये पूरा मामला मेरी टीम संभाल लेगी, आप लोगों को कुछ भी करना नहीं होगा। आप कुआलालंपुर में अपनी नॉर्मल जिंदगी जारी रख सकते हैं, हम आपको हर महीने अपडेट देते रहेंगे। इसके बदले आप आकर यहाँ से पार्सल रिसीव करने की तरह एक बच्चा लेकर चले जाएंगे। भूपेन पूछता है अच्छा, बच्चे को बाहर कैसे ले जाएंगे। अर्जुन कहता है आपकी पत्नी का नाम ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट में रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे बच्चे को उन्होंने इंडिया में जन्म दिया। यहाँ सरोगेसी की बात मेंशन नहीं होगी, जिसके कारण एडॉप्शन के प्रोसेस के बारे में भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। झीनू कहती है मेरी माँ डिलीवरी के समय रहना चाहती है, लेकिन ये बात तो मैं अपनी माँ से छुपा नहीं पाऊंगी। भूपेन कहता है ये बात मलेशिया में हो तो वो एकदम नॉर्मल होती है, लेकिन इंडिया से सरोगेसी मदर लेकर जाएंगे तो दिक्कत होगी। अर्जुन कहता है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास प्लैटिनम पैकेज है, हालांकि वो थोड़ा ज्यादा महंगा है। इस प्रोसेस में हम सरोगेट को नहीं भेजेंगे बल्कि उसका भ्रूण को भेजेंगे। यहाँ एक हेल्दी एम्ब्रायो तैयार होगा सिर्फ आप लोगों के लिए। हम तब वो भ्रूण कुआलालंपुर के पार्टनर क्लिनिक में भेजेंगे। इम्प्लांट मलेशिया में ही होगा और बच्चा आप लोगों की माँ के सामने ही जन्म होगा। झीनू पूछती है अच्छा, और ये प्रोसेस लीगल है क्या। अर्जुन कहता है असल में कानून विज्ञान से बहुत पीछे है, हम जीवन बनाने के लिए बिजनेस करते हैं, जीवन खुशी हम ये सब मानते हैं, इससे बड़ा कोई कानून हो सकता है क्या। भूपेन और झीनुक चालाकी से अर्जुन से उसके अवैध बिजनेस की सारी जानकारी उसी के मुंह से निकलवा लेते हैं और ये सब कुछ रोनी और कानाई अपने लैपटॉप पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। आखिरकार भूपेन और झीनुक अपने प्लान में सफल हो जाते हैं। रात में झीनुक शाहाना के घर जाती है। शाहाना अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान थी। वो झीनुक से कहती है तुमसे कुछ हुआ। झीनुक कहती है उम्मीद तो यही है कि कुछ होगा,
हालांकि मैं तुम्हारे अर्जुन को मार नहीं पाई। शाहाना कहती है इट्स ओके, मुझे भी तुम्हारे गोपाल को मारना नहीं पड़ा था। यहाँ फ्लैशबैक में गोपाल की मौत की घटना दिखाई जाती है। उस रात शाहाना गोपाल के पास जाकर कहती है मैं जानती हूँ झिनुक को अब मेरी जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। गोपाल ने तब बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, इसीलिए वो खुद ही संतुलन खो देता है और खुद ही बिल्डिंग से गिरकर मर जाता है। गोपाल की मौत में शाहाना का कोई हाथ था ही नहीं, ये पूरी तरह से एक्सीडेंट था। हालांकि इस घटना से शाहाना उस दिन से घबराई हुई थी। प्रेजेंट में ये सब सुनकर झिनुक हंसने लगती है और अब वो सच में खुश थी। इधर हम देखते हैं कि अर्जुन एक सेमिनार में मीडिया के लोगों के सामने भाषण दे रहा था। तभी भूपेन अपनी पुलिस फोर्स के साथ अर्जुन को गिरफ्तार कर लेता है। ये देखकर मीडिया के लोग हैरान होते हैं। भूपेन माइक के सामने जाकर कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल सरोगेसी और भ्रूण की तस्करी के लिए अर्जुन सेन को गिरफ्तार किया जाता है। मीडिया के लोग ये सब कुछ वीडियो कर लेते हैं। यहाँ सब लोग बहुत हैरान थे क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि एक अच्छे इंसान के मुखौटे के पीछे अर्जुन इतने दिनों से ये सब गैर कानूनी काम कर रहा था। ये सब देखकर शाहाना बहुत खुश होती है। वो झिनुक को गले लगाकर रोने लगती है और उसे थैंक यू बोलती है। इसके बाद शाहाना झिनुक से कहती है आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। झिनुक कहती है तुम्हारी कॉपी की है। शाहाना कहती है ओरिजिनल से भी बेहतर लग रही हो। इसके बाद सभी न्यूज चैनल पर अर्जुन की गिरफ्तारी की खबर चलने लगती है। न्यूज में दिखाया जाता है कि पुलिस अर्जुन के फ्लैट से एक लड़की को बचाती है जिसे अर्जुन सेरोगेसी के लिए लाया था। शाहाना ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उसने स्वीडन में अपने बच्चे के पास जाने के लिए स्वीडन का टिकट कटा लिया था। शाहाना वो टिकट हाथ में लेकर मुस्कुराती है। आखिरकार वो अपने बच्चे के पास जाएगी और यही सोचकर वो बहुत खुश थी। कहानी के लास्ट में दिखाया जाता है कि भूपेन अपने फूल के पौधे के पास आता है। इतने दिनों से पौधे पर फूल नहीं खिला था, इसीलिए वो बहुत दुखी था, लेकिन आज उस पौधे पर एक फूल खिल गया है। ये देखकर भूपेन कहता है आखिरकार तुम खिले। पौधे का एक पत्ता मर गया था। भूपेन उस पत्ते को हाथ में लेकर कहता है तुम्हें खिलाने के लिए एक को मरना पड़ा। प्रकृति शायद इसी तरह बैलेंस बनाए रखती है। बारिश थोड़ी ज्यादा हो जाए तो जड़ सड़ जाएगी, धूप ज्यादा हो तो पत्ता जल जाएगा और ज्यादा अहंकार हो तो एक ना एक दिन विनाश होगा। इसके बाद भूपेन गाना गाते गाते अपने पौधों को पानी देता है। कहानी के लास्ट में दिखाया जाता है कि झिनुक एक न्यू मूवी में अपनी आवाज दे रही है और रॉनी उसे रिकॉर्ड कर रहा था। आवाज देने के बाद झिनुक रॉनी को कल साथ में कॉफी पीने का ऑफर करती है। रॉनी भी इसके लिए राजी हो जाता है और झिनुक मुस्कुराती है और यहीं पर ये कहानी एंड होती है। असल में जो जैसा कर्म करेगा उसे उसका फल मिलना ही है, वो 2 दिन पहले आए या 2 दिन के बाद। ठीक वैसे ही जैसे गोपाल और अर्जुन को उनके कर्मों का फल मिला। इसी कारण हमें भी हमेशा अपने विवेक से सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत, क्योंकि अगर हमने कोई खराब काम किया तो उसका फल भी हमें कभी ना कभी जरूर भुगतना पड़ेगा। खैर इसी के साथ वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।